हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन देख चुके थे, नॉन कंटिग्यूअस पर बात किए थे और वर्चुअल स्टोरेज एलोकेशन पर काम कर रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने कवर अप किया था पेजिंग का। तो चलिए अब वर्चुअल स्टोरेज यूजिंग सेगमेंटेशन पर काम करते हैं। तो वर्चुअल स्टोरेज यूजिंग सेगमेंटेशन। तो देखिए, सेगमेंटेशन जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है पेजिंग के, लगभग एक ही जैसा है। सारा चीज वही, सारा टेक्निक वही, प्रोसेस वही, दोनों का जो पेजिंग का ओवरऑल हमारा टेक्निक होता है स्टोरेज एलोकेशन का, वर्चुअल स्टोरेज का, वही सेगमेंटेशन में भी होता है। ठीक है। तो सवाल उठता है कि जब दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि यहां पर जो प्रोग्राम का डिवीजन होता है वो बाय प्रोग्रामर होता है। जो प्रोग्रामर हैं वो इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टास्क। हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे वहां पर क्या था पेजिंग में, प्रोग्राम का डिवीजन फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में या फिक्स्ड साइज में हम लोग करते थे, बिना किसी चीज को देखे हुए, मतलब फिक्स्ड साइज में उसका पार्टीशन कर देते थे और हर एक पार्टीशन को एक पेज कह रहे थे। यहां पर क्या होगा कि यहां भी प्रोग्राम का जो डिवीजन होगा वो पेजिंग के जैसा होगा, लेकिन ये प्रोग्राम सेगमेंट जो होगा वो एक लॉजिकल यूनिट होगा प्रोग्राम का, जो कि प्रोग्रामर डिफाइन किया हुआ रहेगा। यहां पर प्रोग्राम को हम लोग लॉजिकल यूनिट में डिवाइड करेंगे, जो कि प्रोग्रामर उसको डिफाइन किए होंगे लॉजिकल यूनिट को। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल यूनिट एक ऐसा पीस ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का वो पार्ट ऐसा जो कोई खास काम को पूरा कर रहा है। ठीक है। लॉजिकल यूनिट जो है उसको हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा पीस ऑफ प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क, खास काम को पूरा कर रहा है। तो जिस तरह से पेजिंग में पेज मैप टेबल यूज होता था, तो यहां भी सेगमेंटेशन टेबल यूज होगा, सेगमेंट टेबल यूज होगा। यहां भी क्या होगा कि जो प्रोग्राम का डिवीजन हुआ है डिफरेंट सेगमेंट्स में, उनका नंबरिंग किया जाएगा 0 1 2 3 4 इस तरह से, और सेगमेंट में जो वर्ड्स हैं उनका भी नंबरिंग होगा। ठीक है। और सेगमेंट टेबल में हमारा वो सेगमेंट नंबर वगैरह रहेगा। तो अगर किसी सेगमेंट को हमको एक्सेस करना है तो उसका मैपिंग होगा लॉजिकल एड्रेस का और इनटू फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होगा, मेरा जो सेगमेंट नंबर है वो, और जो उसमें वर्ड नंबर है उसको यूज करके एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट जो है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो कोई सेगमेंट नंबर 3 है और वर्ड नंबर 5 है, तो सेगमेंट नंबर 3 का जो बेस एड्रेस होगा, वहां से तो पहले वो एक वर्ड का जो साइज है उतना गुना 3, और फिर वो ऐड कर देगा जो फिजिकल एड्रेस हमारा सेगमेंट नंबर का था उसमें, वो चीज, उसका फॉर्मूला वगैरह होता है, उतना तुमको उसमें आगे जाना नहीं है। तो तुम केवल इतना समझो कि सेगमेंट नंबर और वर्ड नंबर के मदद से एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट जो है, ये सेगमेंट नंबर और वर्ड नंबर मिल करके लॉजिकल एड्रेस बनाया किसी वर्ड का उस सेगमेंट में, और एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट जो है वो उसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा, मैप करेगा, ताकि उसको एक्सेस किया जा सके। तो यहां भी वही चीज होगा कि अगर मान लो किसी सेगमेंट का रिक्वायरमेंट है और वो सेगमेंट हमारा मेमोरी में नहीं मिल रहा है, तो सेगमेंट मिसिंग फॉल्ट इंटरप्ट ये जनरेट होगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कुछ सेगमेंट हमारे मेमोरी में है, सारे सेगमेंट नहीं है, तो
जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होते टाइम किसी सेगमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ और वो मेमोरी में नहीं मिला, तो सेगमेंट मिसिंग फॉल्ट, ये जो है इसको हम लोग एक इंटरप्ट कहेंगे, वो जनरेट होगा। ठीक है, तो सेगमेंट मिसिंग फॉल्ट इंटरप्ट जनरेट होगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेगमेंट को ढूंढेगा सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, और वो सेकेंडरी स्टोरेज से फिर उस सेगमेंट को मेमोरी में लाएगा, सेगमेंट टेबल को मॉडिफाई करेगा ताकि वो एड्रेस वगैरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम है वो पूरा हो सके। तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से पेजिंग होता है, केवल अंतर इतना है कि हम लोग उसमें पेजेस में डिवाइड करते थे, यहां सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों में अंतर ये है कि भाई पेजेस फिक्स्ड पार्टीशंस होता है प्रोग्राम का, फिक्स्ड साइज का, जबकि सेगमेंटेशन में हम लोग प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट जो है वो प्रोग्राम का एक लॉजिकल यूनिट है जो कि डिफाइन किया जाता है बाय प्रोग्रामर, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेगमेंट जो है प्रोग्राम का ऐसा पीस ऑफ पोर्शन में, ऐसा पोर्शन है प्रोग्राम का जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता होगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन है तो सेगमेंट कह सकते हैं, तो कोई एक खास काम को वो पूरा कर रहा हो तो उसके आधार पर भी हम लोग उसको सेगमेंट्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिस्टम के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जनरली कोई लार्ज प्रोग्राम अगर है, कोई बड़ा प्रोग्राम अगर है, तो उसको हम लोग डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं, और फिर हर एक पेजेस को हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। बाकी प्रोसेस उसी तरह का होता है। तो ये हमारा बात हो गया स्टोरेज मैनेजमेंट को लेकर के कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम करता है इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है हम लोग कह सकते हैं कि इट वर्क्स विद इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हैंडल करना भी एक इसका मुख्य काम हो जाता है कि मैनेज करेगा वो इंफॉर्मेशन को। तो ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टास्क हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सवाल उठता है कि इसको वो करेगा कैसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपोनेंट रखता है जिसको कि हम लोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंपोनेंट भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंपोनेंट रखता है। तो इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंपोनेंट का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग कहेंगे 3 चीज से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है कि भाई फिजिकल IOCS का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है पार्ट भाई, तो ये जो फिजिकल IOCS है हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल है, इसको जिम्मेवारी मिलता है किसके लिए, तो डिवाइस मैनेजमेंट का, कि डिवाइस मैनेज करेगा ये। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये डिवाइस इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये किसी प्रोग्राम को कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि जिससे प्रोग्राम जो है अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है खुद परफॉर्म करे,
न कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस हैंडलिंग में बिजी कर दे, फंसा दे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग ये कहेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए और डिवाइस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। और ये प्रोग्राम को कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, कुछ स्पेशल पावर देता है कह सकते हैं, या कुछ उसमें ऐसा क्षमता विकसित करता है जिसके मदद से प्रोग्राम जो है कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खुद परफॉर्म कर लेगा, न कि वो उसको बिजी कर देगा उसमें, ताकि वो बाकी काम के लिए फ्री रहे, उसको नहीं फंसाएगा उसमें। तो ये फिजिकल IOCS का काम हो गया। दूसरा आते हैं लॉजिकल IOCS। तो अब लॉजिकल IOCS जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम्स के एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस ऑफ डेटा। ठीक है, लॉजिकल IOCS को हम लोग कह सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए और उनका सही तरीके से एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। जो भी डेटा हम रीड किए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, उसको वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेगा, तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है फाइल डेफिनेशन के लिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स के लिए। आखिर जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो डेटा हम लोग लिए या फिर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस को, अगर मान लो डेटा रीड कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए जनरली हम लोग कोई ना कोई फाइल बनाते हैं। तो कुछ हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक कैपेबिलिटीज इसमें होगा फाइल डेफिनेशन के लिए, एक्सेस मेथड्स के लिए और डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा फाइल सिस्टम। और एक्चुअली इसमें सारा कैपेबिलिटीज या सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिलेगा प्रोटेक्शन और शेयरिंग ऑफ या कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ फाइल्स कह सकते हैं उसका। तो फाइल सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। जो भी हम डेटा रीड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको जो अभी हम बात कर रहे थे कि जनरली फाइल के रूप में हम लोग सेव करके रखते हैं। तो फाइल क्रिएशन, फाइल का शेयरिंग, फाइल का हम लोग कह सकते हैं रीनेमिंग, मूविंग, कॉपिंग, डिलीटिंग, ये सारा फैसिलिटीज जो है फाइल सिस्टम जो है हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें कि मेजर फंक्शंस ऑफ फाइल सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो चलो उस पर हम लोग आते हैं कि मेजर फंक्शंस ऑफ फाइल सिस्टम आर क्या क्या हो सकता है। तो पहला कि ये हमारा ये कह सकते हैं कि ये हम लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है फॉर प्रोवाइडिंग फाइल नेम्स। हम लोगों के पास ये फ्रीडम है कि हम लोग किसी फाइल का नाम अपने चॉइस के हिसाब से दे सकें। हाँ, कुछ रूल्स वो डिफाइन करते हैं कि भाई फाइल का नाम इसी पैटर्न पर होना चाहिए या लेंथ मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो उन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग फाइल का नाम अपने चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं। और कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ फाइल्स भी परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म स्टोरेज फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करता है ना। जैसे स्टोरेज फैसिलिटी मतलब आखिर मान लो फाइल जब हम लोग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो परमानेंटली हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो लॉन्ग और
शॉर्ट टर्म स्टोरेज कहने का मतलब है कि उसको परमानेंटली हम सेव करके रखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, क्रिएट करें, ओपन करें, रीनेम करें, मूव करें, डिलीट करें। तो ये सब डिफरेंट प्रोसेसेस जो है तुम्हारा इस कैटेगरी में आएगा। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ये सेफ्टी ऑफ कंटेंट भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग किसी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं कि उसको एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड का जरूरत पड़े। अगर हम चाहते हैं कि सपोज करो किसी फाइल में हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और जो हम चाहते हैं कि वो इन जनरल सभी को अवेलेबल ना हो, कोई भी उसको एक्सेस कर ले ऐसा ना हो, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि भाई उसके लिए हम लोग फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं या फिर उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, है ना, उसका इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमको फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। और फाइनली सिक्योरिटी हम लोगों को ये प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू सिस्टम फेलियर। अगर मान लो सिस्टम फेल कर गया, क्रैश कर गया, तो ऐसे केस में भी हमारा डेटा सिक्योर रहे, अवेलेबल हो, इसके लिए भी हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बैकअप वगैरह हम लोग डेटा का लेते हैं, है ना, तो बैकअप लेने का मतलब क्या अर्थ क्या हो गया कि भाई बैकअप प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि जब हमारा कोई सिस्टम में इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसका बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, किसी दूसरे स्टोरेज में हम लोग उसको कॉपी करके रख लेते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि इन केस अगर मान लो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया, सिस्टम क्रैश का बात हुआ या फिर कोई और परेशानी आया जहां पर हमको सिस्टम पूरा फॉर्मेट करने का जरूरत पड़ गया, सारा डेटा उससे हटाने का रिक्वायरमेंट पड़ गया, तो भी हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है जो कि बैकअप लेकर के रखा हुआ है, हम लोग उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब बात हो गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में, जो कि फिजिकल आईओसीएस, लॉजिकल आईओसीएस और फाइल सिस्टम से मिलकर के बना होता है। अब इस चैप्टर में लास्ट कुछ कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लें जो कि यूज में आते हैं। तो some commonly used operating systems। कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले चलो हम लोग आते हैं लिनक्स में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस एग्जांपल ये हो सकता है फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स डेवलपमेंट का। हम लोग जैसे पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि भाई फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये उसका एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है लिनक्स। ठीक है, कि इसका कोड अवेलेबल रहता है, इसका कोड जो है लिनक्स का कोड अवेलेबल होता है उसके यूजर को, जिसको कि वो फ्रीली इसको ओपन कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारा काम कोई भी यूजर इस पर कर सकता है। तो लिनक्स कर्नल जो है वो जो उसका कोर पार्ट है वो जनरली एक स्टूडेंट, फिनिश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा लिखा गया था। तो मेन चीज इसमें लिनक्स के बारे में यही है कि आप इसको समझ सकते हो कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड अवेलेबल रहता है इसके यूजर को, जिसको कि वो फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज, जो सबसे ज्यादा अभी यूज होता है किसी भी सिस्टम में, वो है विंडोज।
तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये एक तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा ग्राफिकल इमेजेस वगैरह को क्लिक करके या केवल ऑप्शंस को क्लिक करके हम लोग बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट करना, मूव करना, कॉपी करना, डिलीट करना, इसके लिए वो कमांड देने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिंपली माउस के क्लिकिंग से हमारा काम हो जाता है। तो इसके भी थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम इसके भी अलग अलग वर्जन्स आए हैं। मोस्ट रिसेंटली जैसे विंडोज 10 पर काम हो रहा था, लेकिन अब विंडोज 11 भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, लिनक्स। मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई ये लिनक्स का इंडियन वर्जन है। लिनक्स का एक इंडियन वर्जन है जो कि डेबियन पर बेस्ड है, ठीक है। तो जनरली ये बनाया गया इसलिए ताकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग भारतीय भाषा में उपयोग में ला सके, ठीक है। इसमें भी इसका जो कह सकते हैं कि इसका कर्नल जो है वो ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट, भारतीय ऑफिस एप्लीकेशन यूज होता है। इंटरनेट एसेस सॉफ्टवेयर के रूप में फायरफॉक्स यूज होता है, ईमेल के रूप में थंडरबर्ड, चैटिंग एप्लीकेशन के रूप में पिटगिम, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हमारा इस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन में काम में आता है। तो मेन चीज तुमको यही ध्यान रखना है कि ये लिनक्स का इंडियन वर्जन है और इसको उपयोग में इसलिए लाया गया भारत में ताकि हमारे भारतीय भाषाओं के आधार पर हमारा काम हो सके, ठीक है। और लास्ट हम लोग इसमें आते हैं, एक दो और देख लेते हैं। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया। सोलारिस सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में इसको लॉन्च किया था। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ज्यादातर ये यूज अभी होता नहीं है। और फाइनली हम लोग आते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड। आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का वो एंड्रॉयड है, जो कि लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है मोबाइल फोन्स के लिए, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि इट इज लिनक्स बेस्ड। लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि गूगल के साथ इसका कोलैबोरेशन किया गया अंडर द ओपन सोर्स। एक मिनट, इसको हम लोग एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और गूगल के साथ इसका कोलैबोरेशन करके काफी सारा एप्स जो है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया या फिर कोई और भी अदर पार्टी जो डेवलप करते हैं और गूगल प्ले स्टोर में डालते हैं, वहां से यूजर इनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल का है वो है सिम्बियन। हालांकि ये सब अब बहुत कम रेयरली यूज होता है। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली थोड़ा सा अगर हम लोग बैकवर्ड जाएं, पीछे जाएं, तो कुछ समय पहले जो नोकिया के फोन्स वगैरह आते थे उसमें ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, जो कि 3G तक को सपोर्ट करता था। 3G मोबाइल फोन्स तक को 2.5G और 3G 2G ये सबको ये सपोर्ट करता था। इसके बाद विंडोज भी आता था फोन, हालांकि अब आना बंद हो गया। तो मोबाइल फोन्स पर भी विंडोज जो है
विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश किया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लैपटॉप्स के लिए या सिस्टम के लिए बना रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोचा और तब फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ले करके आए मोबाइल के लिए। और इसको माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन हुआ था नोकिया के साथ में। तो नोकिया के फोन्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके उसको बेचना शुरू किया गया, कॉमर्शियल उसका सेल्स शुरू हुआ, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बहुत लोग उसको समझ नहीं पाए, उतना यूज़र फ्रेंडली वो था नहीं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, लोगों को दिक्कतें आ रही थी उनको यूज़ करने में, इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं, सरवाइव नहीं कर पाया मार्केट में एंड्रॉयड के सामने। जो कि एंड्रॉयड में मतलब बहुत सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सब विंडोज़ में नहीं थे, तो इसीलिए वो मार्केट में कोप अप नहीं कर पाया एंड्रॉयड के सामने। फिर इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि भाई एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईओएस। आईओएस जो है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम वो जनरली एप्पल के स्मार्टफोन में, आईफोन में, आईपैड में, ये सब में यूज होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है एक है ब्लैकबेरी के लिए जो आया था RIM ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कुछ खास कंपनी ने अपने फोन्स के लिए स्पेसिफिक वे में बनाया था, लेकिन अब चूंकि ये सब क्या है कि कुछ खास फोन्स के लिए ही यूज में आते हैं और जो इनमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। इसीलिए आज के समय में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स है वो एंड्रॉयड है ना। बहुत सारा कंपनी जो है वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मोबाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स के बारे में। इसमें इतना ही है, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे और डेटा रिप्रेजेंटेशन पर काम करेंगे कि कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं और कंप्यूटर में कौन सा यूज़ किया जाता है, कन्वर्सन कैसे उनका होता है। तो ये सब बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।